इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप को दिखाते हुए। स्पेसशिप का नाम कोवेनेंट था, जिसके अंदर कई सारे एस्ट्रोनॉट अपना मिशन कंप्लीट करके पृथ्वी की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने का सफर काफी ज्यादा लंबा था, इसीलिए उन्हें हाइपर स्लीप में जाना पड़ता है। हाइपर स्लीप वो कंडीशन थी जिसमें कि सारे एस्ट्रोनॉट अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर में चले जाते और कई महीने और कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी बॉडी पर कुछ असर नहीं होता। उतने समय तक उन्हें कोई भी खाने पीने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इसी तरीके से उन एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसशिप के अंदर कई सारा रास्ता तय कर लिया था, लेकिन पृथ्वी तक पहुंचने में अभी भी काफी समय बाकी था। अब स्पेसशिप लगातार आगे बढ़ता ही रहता है, तभी अचानक उसे कुछ अजीब तरीके के सिग्नल्स मिल रहे थे। ये सिग्नल्स इतने पावरफुल होते हैं कि उन्होंने स्पेसशिप के मेन कंप्यूटर को ही अपने कंट्रोल में कर लिया और अब ये कंप्यूटर इतने महीनों से सो रहे उन एस्ट्रोनॉट को स्लीपिंग चैम्बर से उठा देता है। सारे के सारे सिस्टम जो डीएक्टिवेशन मोड पे चले गए थे वो अब वापस से ऑन हो जाते हैं। उन सारे एस्ट्रोनॉट्स की टीम को बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे। जब सभी कंट्रोल रूम के अंदर जाकर चेक करते हैं तब उन्हें पता चला कि वो अर्थ के रास्ते पर अब नहीं जा रहे हैं, बल्कि स्पेसशिप की मेन कंप्यूटर उनसे बिना कंसल्ट किए कहीं और लेकर जा रही थी। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन और करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को पता चला कि स्पेसशिप के मेन कंप्यूटर को एक अजीब तरीके का सिग्नल मिला था जो किसी दूर और अनजान प्लैनेट की तरफ से आ रहा होता है और अब स्पेसशिप अर्थ पर जाने के बजाय उस प्लैनेट की तरफ लगातार बढ़ रहा था। सारे एस्ट्रोनॉट बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। तभी कैप्टन डैनियल बता रहे थे कि हमें अब ये सारे मिशन को कंप्लीट करके सिग्नल का पता लगाना ही होगा, क्योंकि मेन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ने ही डिसाइड किया है और अगर उसे कोई भी सिग्नल मिलेगा तो मेन कंप्यूटर अपने आप ही स्पेसशिप को उस जगह पर डाइवर्ट कर देगा। हालांकि बाकी एस्ट्रोनॉट ये सारी चीजें करने से मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब अपना मिशन कंप्लीट करके पृथ्वी की तरफ लौटना ही होगा। बट कैप्टन एक और बार समझाते हैं कि अगर हम लोगों ने ये सिग्नल जो आ रहे हैं उसका पता नहीं लगाया तब ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें इस मिशन का पैसा देंगे ही नहीं। और अब यहाँ मजबूरी होने के कारण सारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप में बैठकर उस आते हुए सिग्नल को देखने जाना ही पड़ता है। वो सब लगातार स्पेसशिप में बैठकर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब यहाँ कई महीनों के अंतराल के बाद वो सब एक मून के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से वो सिग्नल लगातार प्रोड्यूस हो रहे थे। अब यहाँ कैप्टन डैनियल, कीन और लैम्बार्ड नाम के 3 एस्ट्रोनॉट डिसाइड करते हैं कि वो मून पर लैंड होकर वहाँ के सिग्नल की जांच पड़ताल करेंगे। तीनों अपनी एक छोटी सी स्पेसशिप लेकर मून पर लैंड हो जाते हैं और स्पेस सूट पहनकर उसके एनवायरनमेंट में बाहर निकलते हैं। वो तीनों ये देखकर एकदम शॉक हो गए थे कि इस प्लेनेट का एनवायरनमेंट सेम टू सेम अर्थ जैसा है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी का लेवल एकदम सेम ही दिख रहा था। और बाकी एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में ही रहकर उन्हें गाइड कर रहे होते हैं और सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिप्ले नाम की एक एस्ट्रोनॉट लगातार सिग्नल को डिकोड कर रही थी और बता रही थी कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है। वहाँ दूसरी तरफ तीनों एस्ट्रोनॉट लगातार आगे बढ़ रहे थे सिग्नल्स का पता करने के लिए। तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप दिखाई देती है। ये स्पेसशिप एकदम अजीब तरीके के स्ट्रक्चर से बनी हुई थी। इस बारे में तो कैप्टन डैनियल को भी बिल्कुल आइडिया नहीं होता, इसीलिए वो तीनों जल्द से जल्द स्पेसशिप के अंदर जाकर जांच पड़ताल करने लग जाते हैं। भले ही स्पेसशिप कई सालों से इस प्लैनेट पर फंसी हुई थी, लेकिन उसके अंदर मौजूद सारी चीजें अभी तक अच्छे से वर्क कर रही होती है और काफी ज्यादा एडवांस होती हैं। कैप्टन डैनियल और बाकी एस्ट्रोनॉट को यह अंदाजा लग चुका था कि ये सारी चीजें हम ह्यूमंस ने अभी तक डेवलप ही नहीं की हैं। फिर भी वो तीनों अंदर जाकर चेक करते हैं कि उन्हें कौन सी अनोखी चीज मिल जाए। अब तीनों एस्ट्रोनॉट उस अनजान स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही बड़े एलियन का कंकाल देखा जो सीट पर बैठा हुआ था। शायद से ये स्पेसशिप का कंट्रोलर होगा जो पूरी तरीके से चलाता था। वहाँ पर तो और भी काफी अजीब तरीके की चीजें होती हैं जो उनकी समझ में ही नहीं आ रही थी। मिसेस लैम्बार्ड अब बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती हैं और कहती हैं कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कैप्टन डैनियल बता रहे थे कि हम मजबूर हैं, हमें किसी भी तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी। अब यहाँ स्पेसशिप के अंदर मौजूद रिप्ले ने जब उन सिग्नल्स को देखा तब उसे ये एहसास हो जाता है कि ये कोई सिग्नल्स नहीं बल्कि एक वार्निंग है जो उन्हें मिल रही थी। पर अब जैसे ही वो बाकी एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में बताने जाती, एश नाम का एक दूसरा एस्ट्रोनॉट उसे रोक देता है और अब वो कह रहा था कि इसके आगे से मैं संभाल लूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। वहाँ तीनों एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप के कंट्रोल रूम के नीचे वाले हिस्से की तरफ जाने लगते हैं।
थोड़ी दूर आगे जाने पर ही केन नाम के एस्ट्रोनॉट को एक ब्लैक कलर का स्लाइमी सब्सटेंस मिल रहा था। वो एक अजीब तरीके का ब्लैक लिक्विड होता है जो यहाँ से वहाँ मूव हो रहा था। केन कुछ भी समझ नहीं पाता, इसीलिए वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था देखने के लिए। तभी अचानक उस अंडे को फाड़ते हुए एक अजीब तरीके का छोटा सा क्रिएचर केन के सूट के ऊपर चढ़ जाता है और उसके हेलमेट को फाड़कर अंदर घुस जाता है। इस हमले के बाद केन तुरंत ही बेहोश हो चुका था। उसकी आवाज सुनकर कैप्टन डैनियल और मिसेस लैम्बार्ड वहां आ जाते हैं केन की मदद करने के लिए। पर अब केन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी, इसीलिए वो दोनों केन को स्पेसशिप में मेडिकल रूम की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तभी रिप्ले पूछती है कि आखिर केन के साथ क्या हुआ। कैप्टन बता रहे होते हैं कि केन के सर पर जरूर कोई वायरस ने काटा है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। इसीलिए अब रिप्ले रूल फॉलो करते हुए ये कह रही थी कि जब तक इसकी श्योरिटी नहीं हो जाती तब तक मैं केन को अंदर नहीं ले सकती, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर किसी भी एस्ट्रोनॉट पर जरा भी शक होता है कि उसके ऊपर कोई अनजान वायरस या फिर सूक्ष्म जीव ने हमला किया है तब उसे स्पेसशिप के अंदर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर ये वायरस बढ़ गया तो बाकी एस्ट्रोनॉट भी इससे ग्रसित हो सकते थे। और अगर साथ ही साथ स्पेसशिप वायरस के साथ अर्थ पर पहुंची तो वायरस चारों तरफ फैल सकता था। इसीलिए रिप्ले केन को अंदर लाने से साफ साफ मना कर रही थी, लेकिन ऐश एकदम अजीब से बिहेव करता हुआ डायरेक्टली जाकर डोर ओपन कर देता है, जिससे कि कैप्टन और मिसेस लैम्बार्ड केन को अंदर लेकर आ सके। ऐश के बिहेवियर को लग रहा था कि जरूर वो कोई सीक्रेट बात छुपा रहा है जो किसी को अभी तक बताई नहीं है। अब यहाँ केन को जल्द से जल्द मेडिकल रूम में लेके जाकर उसके हेलमेट को बाहर निकाला जाता है। वो छोटा सा खतरनाक क्रिएचर तो केन के पूरे मुंह से चिपक गया था, जो बहुत ज्यादा कोशिश करने पर भी निकल ही नहीं रहा होता। सभी एस्ट्रोनॉट अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे क्रिएचर को बाहर निकालने की, बट वो सब इसमें नाकामयाब होते हैं। और अब तो केन की सांसें भी नहीं चल रही थी, जिससे कि उन्हें लग रहा था कि केन मर चुका है। केन को अब कुछ टाइम के लिए मेडिकल रूम में ही बंद करके रख दिया गया था और बाकी एस्ट्रोनॉट आगे क्या करें इसके बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि कुछ ही घंटों के अंदर अंदर केन के सर पर लगा हुआ वो अजीब तरीके का क्रिएचर अपने आप ही हट जाता है। रिप्ले जब केन की हालत चेक करने गई थी तब उसकी सांसें वापस आ जाती हैं, पर ये कैसे हुआ ये किसी को भी नहीं समझता। वो छोटा सा क्रिएचर भी अब मर चुका था। यहाँ अब रिप्ले का मानना होता है कि ये दूसरे ग्रह के अजीब तरीके के क्रिएचर्स हैं जो काफी बड़ी मात्रा में वायरसेस फैला सकते थे। इसीलिए वो अपने टीममेट्स को कह रही थी कि हमें इन क्रिएचर्स को स्पेस में यहीं पर छोड़ देना चाहिए। बट बाकी एस्ट्रोनॉट्स का मानना था कि अगर हम इन क्रिएचर्स को पृथ्वी पर लेकर जाएंगे तब हमारा काफी ज्यादा नाम होगा। इसके ऊपर रिसर्च करके हम कई सारे इन्वेंशंस कर सकते थे। अब इतने सारे लोगों के सहमत होने के कारण कोई भी रिप्ले की बातें सुनता ही नहीं। कुछ ही टाइम के अंदर अंदर केन की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। सभी के बहुमत के कारण वो अपनी स्पेसशिप में एलियन के उस सैंपल को लेकर निकल पड़े थे पृथ्वी की तरफ। केन अब बाकी लोगों के साथ काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा था अपने डिनर को। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि केन एकदम सही सलामत है। पर तभी अचानक खाना खाते समय केन को बहुत ही तेजी से दर्द होने लगा। उसकी छाती में अजीब तरीके के मूवमेंट होने लग जाते हैं और अब केन की बॉडी में से कोई चीज लगातार उसे फाड़ते हुए बाहर निकल रही थी। देखने पर पता चलता है कि ये एक छोटा सा क्रिएचर है जो अब पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुका था। वो क्रिएचर आसपास मौजूद सारे एस्ट्रोनॉट को ऑब्जर्व करता है और बहुत ही स्पीड से बाहर निकलते हुए स्पेसशिप के दूसरी तरफ चला जाता है। केन की तो बहुत ही बुरी तरीके से मौत भी हो चुकी थी। सारे एस्ट्रोनॉट एकदम से हैरान थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और वो क्रिएचर था कौन। अब कोई और रास्ता ना होने के कारण सारे एस्ट्रोनॉट केन को श्रद्धांजलि देते हैं और स्पेसशिप अर्थ पर पहुंचने से पहले उस एलियन क्रिएचर को मारने का डिसाइड करते हैं। उन एस्ट्रोनॉट्स में से सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी एलियन को अपने स्पेसशिप में देखने पर। बट अब शायद उन लोगों ने रिप्ले की बात ना मान के बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। स्पेसशिप का एक चैम्बर का पावर सोर्स अचानक बंद चालू हो रहा था। इस बारे में किसी को आइडिया ही नहीं होता। अब उन सारे एस्ट्रोनॉट्स ने उस एलियन को ढूंढने के लिए 2 टीम बना लिए थे जो अलग अलग जाकर उसे ढूंढेंगे और जान से मार देंगे। पहली टीम में रिप्ले, ब्रैट और पार्कर नाम की 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ निकल पड़ी थी एक दूसरी जगह पर। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है उन्हें एक चैम्बर के अंदर कुछ हलचल महसूस हो रही थी। वो तीनों तैयार थे हमले के लिए उस एलियन के ऊपर, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने वो कंपार्टमेंट खोला तो वहाँ पर उनकी एक बिल्ली थी जो वो एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के अंदर लेकर आए थे। वो बिल्ली तो तुरंत ही डर कर वहाँ से भाग जाती है।
अब यहाँ ब्रैड थोड़ा सोच में पड़ गया था कि कहीं वो एलियन मेरी बिल्ली को खत्म ना कर दे, इसीलिए वो अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। ब्रैड को तो वहाँ पर अजीब तरीके का एक स्किन मिला था जो अभी अभी निकाली गई होती है, पर तभी ऊपर देखने पर वही खतरनाक एलियन मौजूद होता है जो पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उस एलियन ने तुरंत ही ब्रैड पर हमला किया और उसे चारों तरफ से खाकर खत्म कर दिया। ब्रैड को तो अपने आप की प्रोटेक्शन करने का जरा भी चांस नहीं मिलता और अब हमें दिखाया गया कि वो एलियन जो छोटा था वो अब काफी ग्रोन अप हो गया होता है। दरअसल उस एलियन ने बड़ा होने के लिए स्पेसशिप के पावर कंज्यूम किया था जिससे कि लाइट्स बार बार जा आ रही थी। यहाँ ब्रैड के चिल्लाने की आवाज सुनकर पार्कर और रिप्ले तुरंत वहाँ भागे चले आए, लेकिन उन्हें खून के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास जब उन्होंने ये खबर दी तब सभी लोग एकदम शॉक में रह जाते हैं क्योंकि अब उनका एक और एस्ट्रोनॉट साथी मारा जा चुका है। सभी लोग इस मुसीबत का जड़ कैप्टन डैनियल और एश को समझ रहे थे क्योंकि मना करने के बावजूद भी एश ने दरवाजा खोला और केन को अंदर आने दिए। बट अब रिप्ले और बाकी एस्ट्रोनॉट कहते हैं कि ये समय झगड़ने का नहीं बल्कि उस एलियन को पकड़कर खत्म करने का है। उनका मानना था कि एलियन काफी छोटा है इसीलिए वो एयर डक में हो सकता है और अगर वो उस हिसाब से ढूंढे तो एलियन जल्दी मिल जाएगा। बट किसी को भी ये आइडिया नहीं होता कि वो एलियन अब काफी बड़ा हो चुका है जो धीरे धीरे एस्ट्रोनॉट्स को खाकर और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। अब यहाँ बाकी एस्ट्रोनॉट्स ने डिसाइड किया कि एयर डक के अंदर चेक करने के लिए कैप्टन डैनियल और एश को ही जाना पड़ेगा क्योंकि एक तरीके से सारी चीजों का जिम्मेदार वो दोनों ही थे। अब कैप्टन और एश निकल पड़ते हैं एयर डक के अंदर काफी सारे हथियार लेकर। वो जल्द से जल्द उस एलियन को मारकर पृथ्वी पर पहुंचना चाहते थे। बाकी एस्ट्रोनॉट और रिप्ले उन्हें गाइड करते रहते हैं कि उन्हें कहां पर जाना है। अब यहाँ रिप्ले लगातार उस एलियन क्रिएचर को ट्रैक करके उन्हें बता रही थी कि वो कहां पर है। रिप्ले कैप्टन डैनियल और एश से कहती है कि वो एलियन तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है, पर थोड़ी देर बाद ही अचानक एलियन की लोकेशन एकदम स्टक हो जाती है जैसे कि वो एक जगह पर रुक गया हो। पर अब कैप्टन डैनियल लगातार आगे बढ़ते जाते हैं एलियन को चेक करने के लिए। सामने रोशनी डालने पर पता चला कि वो एलियन एकदम वहीं पर खड़ा है जो अब कैप्टन डैनियल पर हमला करने लगा था। डैनियल की चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि एश को पता चल चुका था कि वो एलियन ने शायद से डैनियल को पकड़ लिया है, इसीलिए एश डैनियल की मदद करने के बजाय वहाँ से भागने लगा था। और अब यहाँ उस खतरनाक एलियन ने कैप्टन डैनियल को पकड़कर पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। स्पेसशिप के अंदर अब कैप्टन डैनियल के मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट्स ही बाकी थे, मिसेस लैम्बार्ड, रिप्ले, एश और पार्कर। अब यहाँ रिप्ले ने सोच लिया था कि वो सारी चीजों का कमांड अपने हाथ में लेकर अभी आगे की चीजें करेगी, पर एश तो अभी भी रिप्ले के अगेंस्ट खड़ा हुआ था जो उसे कुछ भी करने नहीं देने वाला होता। रिप्ले को तभी याद आता है कि उनकी स्पेसशिप में एक सुपर कंप्यूटर है जो इन सारे क्रिटिकल कंडीशंस का अच्छे से जवाब देता था और बताता था कि उन्हें कंडीशंस में क्या करना चाहिए। रिप्ले तुरंत ही उस कंसोल रूम में चली जाती है सुपर कंप्यूटर के पास और उन्हें अपने स्पेसशिप की सिचुएशन के बारे में बताती है। सारी चीजें सुपर कंप्यूटर को बताने के बाद कुछ देर तक प्रोसेसिंग करने पर वो सुपर कंप्यूटर रिप्ले को कुछ जवाब ही नहीं देती। वो सिर्फ इतना कह रही होती है कि मेरे पास ये सवालों के जवाब देने की परमिशंस नहीं है। अब यहाँ रिप्ले समझ गई थी कि जरूर इसमें दाल में कुछ काला है क्योंकि आज तक उन लोगों ने जो भी सुपर कंप्यूटर से पूछा है उसका सही जवाब उन्हें मिला था। लेकिन अब रिप्ले लगातार कुछ और कमांड टाइप करती है जिससे कि वो सुपर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले सके। तब जाकर रिप्ले को एक सीक्रेट मैसेज पता चला जो पृथ्वी पर मौजूद उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया था। उन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आखिरकार रिप्ले को पता चला कि ये सारी चीजें ऐश का किया धरा है। दरअसल उस खतरनाक एलियन के बारे में ऐश ने पहले ही ऑर्गेनाइजेशन वालों को बता दिया था, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के कमिटी मेंबर्स ने ऐश को कहा कि तुम किसी भी तरीके से मिले गए एलियन स्पीशीज को अर्थ पर लेकर आ जाओ, भले ही वो एलियन स्पीशीज कितनी भी खतरनाक हो और चाहे उसकी वजह से हमारे कई एस्ट्रोनॉट्स की जानें भी जाएं। बट ऐश की प्रायोरिटी ये थी कि वो किसी भी तरीके से एलियन स्पीशीज को अर्थ पर लेकर आए और ऐश तो शुरुआत से वही कर रहा था। उसने ही कैप्टन को इन्फॉर्मेशन दी होती है कि हमें उस प्लेनेट पर जाकर एलियन स्पीशीज को लेकर आना है और अब जाकर उनकी हालत ये हो चुकी है। सारी चीजें पता चलने के बाद रिप्ले तुरंत ही ऐश के पास जाकर उसे मारने लग जाती है क्योंकि ऐश ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उन सभी की जान खतरे में डाल दी थी। ऐश के ऊपर थोड़ा सा वार करने के बाद उसके सर से व्हाइट कलर का लिक्विड निकलने लगता है। तब जाकर ऐश एकदम गुस्सा होकर रिप्ले को मारने की कोशिश करने लगा था। रिप्ले की आवाज सुनकर वहाँ पार्कर भी आ जाता है जो ऐश को अलग करने की कोशिश कर रहा था, बट ऐश तो अचानक एक समय पर दोनों को ही संभाल लेता है।
बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद पार्कर ने अब गुस्से में आकर ऐश के सर पर वार किया, जिससे कि ऐश का सर अलग हो जाता है। अच्छे से देखने के बाद पार्कर और रिप्ले को समझ आया कि ऐश कोई इंसान नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजा गया एक एंड्रॉइड रोबोट था। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत में ही ऐश को इनके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया होता है, जिससे कि एस्ट्रोनॉट को अगर कोई एलियन स्पीशीज मिलती है तो उसका काम था एलियन स्पीशीज को किसी भी तरीके से पृथ्वी पर लेकर आना, भले ही इन सारी चीजों में सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान चली जाए। अब यहाँ तीनों एस्ट्रोनॉट्स एकदम टेंशन में बैठे होते हैं कि वो आगे क्या करे। रिप्ले अब ऐश के कटे हुए सर को थोड़ा सा एक्टिवेट करती है, जिससे कि वो ऐश से सारा प्लान पूछ सके कि ऑर्गेनाइजेशन ने आखिरकार क्या कहा था। ऐश जो कि एक एंड्रॉइड था वो कहने लगा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे पहले से ही कमांड दिया था कि अगर कोई भी एलियन स्पीशीज मिलेगी तो उसे अर्थ पर लेकर जाया जाए, और अब तुम सभी उस एलियन से लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। पार्कर, मिसेस लैम्बार्ड और रिप्ले तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं एलियन को मारने के लिए। पार्कर ने तो जाते जाते फ्लेम थ्रोअर की मदद से ऐश जो कि एक एंड्रॉइड रोबोट था उसे पूरा जला दिया था, और अब वो तीनों लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे एलियन को ढूंढने के लिए। तभी मिसेस लैम्बार्ड बाकी दोनों से कहती है कि वो एलियन जरूर मेन शिप में होगा, इसीलिए हम एक काम कर सकते हैं कि पूरे मेन स्पेसशिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दें और एक छोटी वाली स्पेसशिप लेकर पृथ्वी की तरफ बढ़ जाएं। सभी को ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो तीनों बढ़ चले थे छोटी वाली स्पेसशिप की तरफ। पार्कर और लैम्बार्ड जल्द से जल्द अंदर की तरफ जाते हैं, वहीं रिप्ले दूसरी तरफ बढ़ रही थी स्पेसशिप के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन करने के लिए। लेकिन यहाँ बीच रास्ते में ही वो एलियन पार्कर और लैम्बार्ड के सामने आकर दोनों पर ही बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर देता है। रिप्ले ने दोनों के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी, बट अब उसे पता था कि एलियन उन दोनों को छोड़ने नहीं वाला। उन दोनों की मौत तो बहुत ही बुरी तरीके से होती है। रिप्ले ने जल्द से जल्द मेन शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन किया और उस छोटी वाली स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगी। वो अपने कदम बड़ी बारीकी से बढ़ा रही थी कि कहीं एलियन उसके सामने ना आ जाए। वो पूरा ट्राई कर रही थी कि एलियन छोटे वाले स्पेसशिप में ना घुसे, क्योंकि फिर मेन स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय करने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। रिप्ले ने अपनी एक बिल्ली को जो डरी हुई थी उसे बॉक्स में रखा और छोटी वाली स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगी। चारों तरफ देखने के बाद भी उसे कहीं भी एलियन दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो तुरंत ही छोटी वाली स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में निकल गई थी। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर मेन शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन होने के कारण वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है, और अब रिप्ले थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी कि आखिरकार वो बचकर वापस जा सकती है। रिप्ले ने अपनी बिल्ली को स्लीपिंग चैम्बर में डाल दिया था और खुद भी हाइपर स्लीप में चली जाती है, लेकिन इससे पहले उसकी नजर पाइप्स के बीचों बीच उसी एलियन पर पड़ी जो वहाँ पर तब से छुपा हुआ था। यानी कि उस एलियन को पहले से पता होता है कि ये लोग छोटी वाली स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से जा रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आकर छुप गया। रिप्ले को भी ये सारी बातें पता चल जाती हैं, इसीलिए अब उसने जल्द से जल्द अपना स्पेस सूट पहना और चारों तरफ अजीब तरीके की गैसेस फैलाने लगी। इन गैसेस की वजह से वो खतरनाक एलियन बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता है, और अब एलियन उस पोजीशन पर आ गया था जहां पर रिप्ले चाहती थी। रिप्ले ने तुरंत ही स्पेसशिप का एयरलॉक ओपन कर दिया, जिससे कि सारी चीजें अंतरिक्ष में खींची चले जाने लगी। वो एलियन भी अब सक्शन के कारण बाहर की तरफ चला जाता है। हालांकि अभी भी वो एलियन स्पेसशिप को पकड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रिप्ले ने स्पेसशिप का दरवाजा बंद किया और अपने इंजन को ऑन करके आगे बढ़ने लगी। उस इंजन से निकलने वाली तेज फ्लेम्स के अंदर वो एलियन आ जाता है और पूरी तरीके से खत्म होकर अंतरिक्ष में फैल जाता है। यानी कि अब रिप्ले ने आखिरकार उस एलियन को मार ही दिया। लेकिन रिप्ले को पता होता है कि इन सारी चीजों के लिए उसने किन किन लोगों की बलिदानी दी थी। रिप्ले अब अपनी बिल्ली के साथ बैठकर एक वीडियो लॉग बना रही थी, जिसमें कि उसने बताया कि एलियन के हमले में सारे एस्ट्रोनॉट मारे गए। उसके अंदर सिर्फ मैं और मेरी बिल्ली बचे हैं जो अब अर्थ की तरफ रवाना हो चुके हैं। 6 हफ्तों के अंदर वो दोनों पृथ्वी तक पहुंच भी जाएंगे, और अब इन सारी चीजों से शायद उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पोल खुल जाएगी। इसी तरीके से हमारी ये साइंस फिक्शन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।